नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभिषेक चौहान। स्वागत है आपका ADRGS एकेडमी पर। आइए डेली 10 करंट अफेयर्स प्रोग्राम में देखते हैं आज की महत्वपूर्ण गतिविधियां। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023। अभी हाल ही में आपने एशियन गेम्स देखे, अब आप महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जो कि अक्टूबर लास्ट से शुरू हो रही उसके विषय में देखेंगे। लेकिन जब ये अक्टूबर लास्ट में होने वाली है तो इस समय चर्चा में होने का कुछ न कुछ कारण होगा, तो वो देख लेते हैं कि इस समय चर्चा में क्यों है। तो शुभंकर का अनावरण किया गया। शुभंकर क्या है? महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर है। शुभंकर अर्थात मैस्कट जूही, ठीक है, जूही का अनावरण किया गया है। इस कारण महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जो कि आपकी 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होनी है, वो चर्चा में है। और इस शुभंकर जो है आपका जूही क्या है? बेतला नेशनल पार्क में प्रतिष्ठित हाथी से प्रेरित है। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क में जो जूही हाथी है उससे प्रेरित है ये। आयोजन कहाँ किया जा रहा है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का? वो है आपका रांची, झारखंड। भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है इसका। ठीक है, तो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 आपकी रांची झारखंड में आयोजित हो रही है अक्टूबर लास्ट में। और उसका शुभंकर है जूही। जूही क्या है? बेतला नेशनल पार्क के हाथी से प्रेरित है। ठीक है, ये शुभंकर आपका क्या है? हाथी से प्रेरित है, जो कि बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। ठीक है, उससे प्रेरित है। आगे चलते हैं। 9th G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन। ठीक, 9वां G20 जो संसद के अध्यक्ष हेड ऑफ पार्लियामेंट, उनका शिखर सम्मेलन है, उनका समिट है। तो आइए देख लेते हैं उसमें क्या क्या है महत्वपूर्ण। P20 भी से बोला जाता है, P फॉर पार्लियामेंट। ठीक है, G20 के जो देश हैं इसमें सम्मिलित हैं, साथ ही कुछ अन्य देश भी शामिल है, इसमें भाग ले रहे हैं। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। आयोजन स्थल इसका यशोभूमि है। ठीक है, यशोभूमि नई दिल्ली में। और थीम देख लेते हैं। ठीक है, आयोजनों की थीम बड़ी महत्वपूर्ण होती है शिखर सम्मेलन की। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसद। ठीक है, ये इसकी थीम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिए। इस शिखर सम्मेलन में G20 देशों की संसद के अध्यक्ष भाग लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें संसद के अध्यक्ष हेड ऑफ पार्लियामेंट्स भाग ले रहे हैं। कनाडा को छोड़कर खालिस्तान के मुद्दे पर उसका मुंह फूला हुआ है। ठीक है, इस कारण कनाडा इस समय भारत के सम्मेलनों से दूरी बनाए हुए हैं। आगे देख लेते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या शिखर सम्मेलन का एजेंडा है कुछ, उस एजेंडे के अंतर्गत हम 4 चीज़ें महत्वपूर्ण पाते हैं। SDG, ठीक है, SDG में तेजी लाना। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक के लिए 17 कितने हैं ये? इनकी संख्या है 17 निर्धारित की गई। और SDG से पहले क्या लाया गया था 2000 से 2015 के लिए? MDG। क्लियर, तो SDG हैं 17। इन SDG क्या हो गया? गोल। तो ये गोल पाने में तेजी प्राप्त करना, जो गोल निर्धारित किए गए हैं 2030 के लिए वो क्या है? उनको पाने में प्राप्त करने के प्रयास और तेज किए जाएंगे। सतत ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, सतत ऊर्जा परिवर्तन इसका एजेंडा है G20 संसद के अध्यक्षों के सम्मेलन का। महिला नेतृत्व वाले विकास की बात बहुत की जाती है। ठीक है, अभी तक क्या था? महिला सशक्तिकरण की बात होती थी। तो महिला सशक्तिकरण में जिस नई चीज़ को अब जोड़ दिया गया है कि ठीक है, महिलाओं का नेतृत्व स्वीकार, महिलाओं को सशक्तिकृत करने के लिए विविध क्षेत्रों में उनकी भूमिकाओं को बढ़ाना होगा। लेकिन केवल भूमिकाओं को बढ़ाना नहीं होगा, साथ ही उनको नेतृत्व प्रदान करना होगा। जो भी विकास होगा उनके नेतृत्व में किया जाए, तब जाके वास्तविक सशक्तिकरण होगा। तो इस समय आप देखेंगे कि भारत जब भी प्रतिनिधित्व करता है किसी महिला सम्मेलन में, किसी महिला के हिमायत करता हुआ दिखेगा तो क्या करता दिखता है? महिला के नेतृत्व वाले विकास की बात करता है। महिलाओं की स्थिति के विकास के लिए से भी आगे बढ़कर वो इस कदम को मानता है, महत्वपूर्ण मानता है। आगे क्या है? सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन एवं सुधार लाना, ये भी भारत का ही एक महत्वपूर्ण वो प्रयास है। इसमें चूँकि ये G20 के जो शिखर सम्मेलन हुआ था भारत में हुआ था, तो सारे एजेंडे भारत के द्वारा ही निर्धारित किए गए हैं। भारत के द्वारा इनके प्रयासों में तेजी लानी है। ठीक है, और जो इस समय चल रहा है वो सारे प्रयास सही दिशा में बढ़े, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आगे चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जारी हुई है। ठीक है, और कुछ कारणों से चर्चा में है। इंडेक्स चर्चा में रहते हैं वैसे भी, साथ ही रिपोर्ट अपने विवाद में आ जाने के कारण और भी चर्चा में आ गई। देख लेते हैं क्या क्या कारण है इसमें, क्या क्या है चर्चा का विषय। तो भारत की रैंक इसमें आई है 111 125 देशों में। ठीक है,
आउट ऑफ 125 भारत की रैंकिंग कितनी है 111 अर्थात 111। 125 से ज़्यादा देश शामिल थे, लेकिन पूरे डेटा ना होने के कारण 125 जितने देशों का डेटा आ चुका है उसके आधार पर रैंकिंग प्रदान कर दी गई है। और इसे जारी किसने किया है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा। 111 रैंक पिछले साल की तुलना में रैंक घट गई है। GHI स्कोर की बात करें, पिछली कौन सी थी? 107वीं रैंक थी। GHI के स्कोर, GHI अर्थात ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसका स्कोर भारत का कितना है? 28.7, 28.7 स्कोर के साथ भारत की जो कैटेगरी निर्धारित की गई वो क्या है? गंभीर। ये बहुत याद रखिए, गंभीर अर्थात सीरियस कैटेगरी। कई कैटेगरी में बांटता है GHI, तो उसमें एक कैटेगरी है सीरियस, जिसके अंतर्गत भारत का ये स्कोर 28.7 आता है। ठीक है। समग्र विश्व का स्कोर अगर देखें तो 18.3 है। ठीक है। और इस, जैसे मैंने बताया कि कैटेगरी में बांटता है GHI, तो इस स्कोर के साथ जो समग्र विश्व का जो स्कोर है उसके साथ समग्र विश्व आप किस कैटेगरी में आता है? मध्यम में आता है 18.3 के साथ। ठीक है। GHI सिक्योरिटी की अगर बात करें हंगर स्केल, तो GHI सीवियरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी, GHI सीवियरिटी ऑफ हंगर स्केल देख लेते हैं। तो लो 6 उसमें बांटा गया इसको, लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग और एक्सट्रीमली अलार्मिंग। जो लो है आपका 9.9 से कम को रखा गया है, और एक्सट्रीमली अलार्मिंग आपका है 50 से ज़्यादा। इसके बीच में आपके मॉडरेट, सीरियस और अलार्मिंग है। भारत के लिए सीरियस बोला गया तो निश्चित रूप से भारत कहाँ लाई करेगा? 20 और 34.9, 20 और 34.9 के बीच लाई करेगा। ये है भारत की रेंज, क्योंकि भारत का स्कोर कितना? 28.7 ये आपका। तो इस आधार पर भारत को सीरियस बताया गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं क्या है इसमें महत्वपूर्ण। और टॉप पर अगर देखें तो टॉप में कोई एक देश नहीं आ पाया, कारण कि उनका जो स्कोर है इतना ज़्यादा क्लोजली सेट है कि उससे रैंकों में नहीं बांटा गया। 20 ऐसे देश हैं जिनका स्कोर क्या है? 5 से कम है, और इन सभी को पहली रैंक दे दी गई है। एक तरह से व्यक्तिगत रैंकिंग कोई इनकी नहीं दी गई है। ठीक है। सबसे इनको क्या मान लिया गया है? सबसे अच्छा प्रदर्शन करता मान लिया गया है। तो उसमें है आपका बेलारूस, कुछ देख लेते हैं। ठीक है। 20 देश हैं, 20 को नहीं देखते। बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन। ठीक है। इतना आपने देख लिया, इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि 20 देश ऑप्शन में आपके नहीं रखे जाएंगे, इतना पर्याप्त है। सबसे खराब स्थिति की बात करें, ये रही आपकी सबसे अच्छी स्थिति में। ठीक है। इनका क्या है? 5 से कम। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिए, ध्यान रखने वाली बात ये क्या है? जितना आपका स्कोर कम होगा उतनी ही अच्छी आपकी स्थिति मानी जाएगी। ठीक है। 0 से 100 तक स्केल है। ठीक है। कहाँ तक है? 0 से 100। तो आप जितना 0 के नज़दीक हैं उतने अच्छे हैं, और जितना आप 100 की तरफ है उतनी ही आपकी स्थिति बुरी है। ठीक है। तो व्यक्तिगत रैंकिंग किसी को नहीं दी गई, क्योंकि ये सारे बहुत ही क्लोजली रिलेटेड थे। और 5 से स्कोर कम वाले कितने देश हैं? 20। सबसे खराब स्थिति अब देख लेते हैं किसकी। वास्तव में सबसे खराब स्थिति पर ही विचार करना चाहिए। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कार, 125 देश शामिल हैं, और ये 125वीं पोजीशन पर अर्थात सबसे लास्ट पर, अर्थात सबसे खराब स्थिति में ये स्थापित है कार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और एक और याद कर लीजिए, कभी कभी लास्ट ना पहुंच के उस सेकंड लास्ट पहुंच लेता है, तो सेकंड लास्ट आपके 124 पे है मेडागास्कर। ठीक है। इनकी भी स्थिति सेंट्रल अफ्रीका जैसी ही है, बस थोड़ी सी अच्छी है, सेकंड नंबर पे खराब है। विवाद की बात करते हैं। इस रैंकिंग के बाद सीधे भारत सरकार ने इस इंडेक्स को खारिज किया, इस रिपोर्ट को खारिज किया। तो देख लेते हैं उसका कारण क्या है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट ने इसे दुर्भावनापूर्ण बताया। ठीक है। भारत सरकार के जो पोषण ट्रैकर डेटा है उसके अनुसार चाइल्ड वेस्टिंग दर 7% के आसपास है, जबकि GHI ने अपने स्कोर में से 18.7% दिखाया है। ठीक है। जो चाइल्ड वेस्टिंग दर अर्थात जो कम वजनी बच्चे हैं उनको भारत में 7% में रखा गया है, जो भी इनका पोषण ट्रैकर डेटा है, जबकि GHI से रखता है 18 ये है आपका GHI। ठीक है। GHI ने कितना रखा है? 18। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2.5 गुने का अंतर होगा, 2.5 के आसपास का अंतर दिख रहा है, 7 से 18.5 के बीच। तो भारत सरकार ने इसे खारिज किया है कि इतना बड़ा अंतर कैसे संभव। दूसरी बात, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की स्थिति को भारत से बेहतर दिखाया गया है। ठीक है। जबकि पाकिस्तान की स्थिति आपसे पता है इस समय कैसी है। ठीक है। भिखारियों जैसी स्थिति हो गई है। श्रीलंका की स्थिति बहुत बुरी रही है अभी तक। बांग्लादेश और नेपाल
इसमें नेपाल तो पूरी तरह भारत के ही रहमो करम पर जिंदा है। बांग्लादेश की स्थिति को थोड़ा सा हम अच्छा मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने खारिज किया है, दुर्भावनापूर्ण बताया है और एजेंडे से प्रेरित बताया है, राजनीति से प्रेरित बताया है। और ये इसे हम वो भी नहीं मान सकते कि ऐसा नहीं किया गया हो, क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट जारी करता है उसको देख लेते हैं वास्तव में जारी कौन करता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड ये आयरिश एनजीओ है, और वेल्थ हुंगर हेल्प आपका जर्मनी का क्या है, एनजीओ है। और एनजीओ खासकर जर्मनी के एनजीओ की अगर बात करें, यूरोपीय एनजीओ की बात करें, तो भारत के विकास कार्यों में हमेशा से इनकी संलिप्तता नकारात्मक रही है। चाहे आप कुलम में देख लीजिए, जो एटॉमिक रिएक्टर स्थापित किया जा रहा था वहाँ पे उसके विरोध में देख लीजिए, तमिल के लोगों को भड़काने में इस एनजीओ को बहुत ही, इस एनजीओ को पर्टिकुलर नहीं, जर्मनी के एनजीओ की बात हम करें, यूरोपीय जो एनजीओ हैं वो किस तरह इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ग्रीन पीस की संभवतः भूमिका थी वहाँ। नर्मदा बचाओ में भी इनकी भूमिका रही। कोई भी प्रोजेक्ट आपका हिमालयी रीजन में शुरू होता है वहाँ भी इनकी उपस्थिति पाई जाती है। दरअसल चतुर्लिंगम वाले कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, ठीक है। 3 इडियट वाले चतुर्लिंगम महाराज जो हैं, उनका क्या मानना था कि खुद आगे बढ़ो, साथ में दूसरा आगे ना बढ़ पाए तो उसके लिए आप नकारात्मक भूमिका भी स्थापित करते रहो, ठीक है, उनको पीछे खींचने का प्रयास करो। तो ये वो देश हैं जो खुद आगे हैं, विकसित अवस्था में हैं, लेकिन चाहते भी नहीं कि कोई अन्य देश विकसित है, जिससे इनका विकसित हो, जिससे इनका बाजार, खासकर भारत जैसा देश अगर आगे बढ़ता है तो इनके बाजार पर बुरा असर आएगा अगर उसका विकास होता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये भी है कि ऐसी रिपोर्टों को अगर हम खारिज करेंगे तो हमें उन रिपोर्टों को भी खारिज करना पड़ेगा जहाँ पर हमारी स्थितियाँ बेटर दिखाई जाती हैं। जो भी है करंट के लिए जितना जितना महत्वपूर्ण है आपको बता दिया गया। आगे देखते हैं। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028, 2023 की बात चालू है, 28 की बात कैसे चर्चा में आ गई, देख लेते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से 2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक गेम होने हैं वो चर्चा में आ गए। तो चर्चा का कारण है क्रिकेट सहित 4 अन्य खेलों को मंजूरी मिली है, ठीक है। 4 अन्य खेल क्रिकेट के अलावा शामिल हो गए हैं, अर्थात ओलंपिक में अब 5 और खेल होंगे। देख लेते हैं कौन कौन से खेल हैं, ठीक है। तो पहला आपका फ्लैग, ठीक है, पहला आपका फ्लैग फुटबॉल, ठीक है, फ्लैग फुटबॉल ये शामिल किया गया। दूसरा आपका बेसबॉल या सॉफ्टबॉल ये शामिल किया गया। तीसरा आपका लैक्रोस, और चौथा स्क्वैश, और पांचवा जैसा कि बताया गया क्रिकेट। क्रिकेट की बात कर लेते हैं क्योंकि इनमें भारत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति में किसमें, क्रिकेट में है। तो नोट में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम यहाँ देख लेते हैं ओलंपिक से जुड़ी हुई, ठीक है। 128 साल बाद, ठीक है, 128 ईयर के बाद ओलंपिक में क्रिकेट शामिल किया गया। इससे पहले 1900 में ये खेल खेला गया था, ठीक है। क्रिकेट इससे पहले ओलंपिक में कब हुआ था, 1900 में। इस बार जो क्रिकेट शामिल होगा उस क्रिकेट के कई फॉर्मेट होते हैं, इसमें T20 फॉर्मेट में ये आयोजित होगा, ठीक है। क्रिकेट के फॉर्मेट आपने वनडे देखे, 50 ओवर के टेस्ट मैच होते हैं, ठीक है, कई दिन चलते हैं, 5 डेज होते हैं। और जो T20 फॉर्मेट है 20 ओवर के मैच, इस फॉर्मेट में ओलंपिक खेल में इसे मान्यता प्रदान की गई। साथ में ही कुछ और महत्वपूर्ण बात, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि IOC के प्रेसिडेंट भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वो हैं आपके थॉमस बाख, ठीक है, थॉमस बाख इसके प्रेसिडेंट हैं। आगे चलते हैं। लुईस ग्लक हाल ही में चर्चा में है, और कारण है कि इनका निधन हो गया। एक महान साहित्यिक पर्सनालिटी हैं लुईस ग्लक, निधन हुआ। और क्या है, ये नोबेल प्राइज़ विनर हैं, लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ इन्होंने जीता था। इसके अलावा पुलित्जर अवार्ड जैसे सम्मान भी इन्हें प्राप्त है। तो आप देखेंगे कि खासकर जब कोई साहित्यकार अवार्ड पाता है उस समय की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी तरह जब उसका निधन होता तब भी उसकी स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उनकी रचनाएं जो कि अमरत्व की श्रेणी में रखी जाती हैं, ठीक है, वो आपकी फिर से चर्चा में आ जाती हैं। और चूँकि आपका लिटरेचर या बुक्स और उनके ऑथर पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इनके निधन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इनसे जुड़ी चीज़ें फिर से एक बार चर्चा में आ जाती हैं। पहला तो ये कि नोबेल प्राइज़ इनको लिटरेचर मिला हुआ है, दूसरा पुलित्जर प्राइज़ इनको मिला हुआ है। तो बुक्स इनकी महत्वपूर्ण जरूर होंगी कुछ ना कुछ। तो पहली है इनकी फर्स्ट बॉर्न, ठीक, और दूसरी है इनकी द वाइल्ड आयरिश, ठीक। ये 2 बुक हैं जो आपको याद रखनी है लुईस ग्लक की। वर्ल्ड स्टूडेंट की बात करते हैं, जो आपका 15 अक्टूबर है, ठीक है, 15 अक्टूबर मनाया जाता है किसमें, वर्ल्ड स्टूडेंट के रूप में। और डे की
जनरली कोई ना कोई थीम होती है, ऐसा आवश्यक नहीं कि हमेशा थीम हो, पर इसमें है फेल। फेल को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। फेल स्टैंड्स फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ठीक है। तो फेल एक नकारात्मक अवधारणा नहीं है, ये क्या है, आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग ही है। तो थीम को आप याद रखिए, थीम बड़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे भी बड़ी महत्वपूर्ण है जीवन के पथ पर। और ये मनाया किसकी किस लिए जाता है? भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम के शिक्षा क्षेत्र में योगदान को देखते हुए इस जन्म दिवस को समर्पित किया गया है 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में। एपीजे साहब भारत के इंजीनियर, साइंटिस्ट और राष्ट्रपति, ठीक है, प्रशासक के रूप में अर्थात रहे हैं। और उनका जो सबसे बड़ा जोर था वो था एजुकेशन पर उन्होंने बहुत जोर दिया है। और स्वयं एक अच्छे, जिन्हें आप चाहते तो इसके तो आप स्टूडेंट की बजाय आप इन्हें टीचर के रूप में मानते हैं, लेकिन चूंकि कलाम साहब का उद्देश्य था खुद बहुत अच्छे शिक्षार्थी बने रहना, और सबसे ज़्यादा उन्होंने सीखा किससे? बच्चों से सीखा, ठीक है, बच्चे उनके प्रेरणा स्रोत थे, इसीलिए इसे स्टूडेंट के डे के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन, ठीक है, हाल ही में चर्चा में है, यूके न्यू वेल्स में आयोजित किया गया है, ठीक है। और ये क्या है? आपका इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंटरनेशनल लेवल की मिलिट्री एक्सरसाइज है। आयोजन कहाँ हुआ? जैसा मैंने बताया आपको, वेल्स यूके, यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और इसे ऑर्गेनाइज्ड किसने किया है? यूके आर्मी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है इस कंपटीशन को। और चूंकि कंपटीशन है तो कोई ना कोई विजेता होगा, तो विजेता है इंडियन आर्मी, इसे गोल्ड मेडल मिला हुआ है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो सेना की रेजिमेंट है एक, गोरखा राइफल्स, ठीक है, गोरखा राइफल्स के द्वारा इसमें इस कंपटीशन में गोल्ड जीता गया। और 111 टीमें शामिल थी, 111 टीमों में भारत को ये गौरव का क्षण प्राप्त हुआ है, ठीक है, गोल्ड मिलने का। साथ ही यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 जो हुआ है, इससे पहले भी भारत गोल्ड जीत चुका है, ये पहली बार जीता नहीं है, ठीक है। मिलिट्री और इसकी महत्ता इतनी ज़्यादा है कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन की कि इसे मिलिट्री पेट्रोलियम का ओलंपिक बोला जाता है, ठीक है। बहुत बिट्टू जाओ, आगे चलते। माइकल डगलस हाल ही में चर्चा में है, ठीक है। और चर्चा का कारण है क्या है कि 54वां, ठीक है, 54th इफ्फी जो कि गोवा में आयोजित हो रहा है, यहाँ पर इन्हें एक अवार्ड मिला है, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है माइकल डगलस को, हॉलीवुड अभिनेता है। और अगर माइकल डगलस को आप पहचानना चाहते हो तो एंट मैन मूवी देखेंगे तो उसमें जो बुजुर्ग साइंटिस्ट हैं वो आपके माइकल डगलस ही हैं, ठीक। अवार्ड इसमें याद रखिए ज़्यादा, एक तो हाँ, यहाँ दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जो भारत में आयोजित हो रहा है इफ़ी गोवा में, इफ़ी 54th नंबर का है। दूसरा सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है माइकल डगलस को। आगे देख लेते हैं गिनीज बुक न्यू एडिशन 2024। गिनीज बुक के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए फेमस है गिनीज बुक, उसके न्यू एडिशन जारी किए गए हैं। उसमें भारत की उपलब्धियाँ कितनी मानी गई हैं? 60+। और कुल कितनी हैं? ठीक है, कुल कितनी है? 2638, 2638, ठीक है, 2638 विश्व के इस नए संस्करण, ठीक है, टोटल नहीं, नए संस्करण में 2638 उपलब्धियां हैं, जिसमें भारत की उपलब्धियां कितनी हैं? 60+। गिनीज बुक में शामिल भारत के कुछ स्थायी रिकॉर्ड देख लेते हैं, ठीक है, ये आपके जीके जैसे हो जाएंगे, लेकिन चूंकि इस समय ये चर्चा में है तो ये भी पूछा जा सकता है। हाँ, तो कुछ स्थायी रिकॉर्ड हैं जिनको हम देख लेते हैं यहाँ पर। 15-16 जून 1995, ठीक है, 1995 में 15-16 जून के 48 घंटे जो बारिश हुई चेरापूंजी मेघालय में, तो दुनिया में अब तक की सबसे ज़्यादा बारिश है, इसका रिकॉर्ड अभी तक मेंटेन है। और इसी के आधार पर आप बताते हैं कि चेरापूंजी भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला शहर है। 48 घंटे के अवधि में कितना हुआ? 2493 मीटर की बारिश हुई, ठीक है। बारिश आपकी इंच, सेंटीमीटर, मीटर में नापी जाती है, जब ज़्यादा हो गई तो मीटर में। तो 2493 मीटर की रिकॉर्ड बारिश इसमें दर्ज की गई 48 घंटे। 48 घंटे कहते हैं 15 और 16 जून 1995।
आगे देख लेते हैं। 1154 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त धरोहरें हैं, ठीक, कितनी, 1154। उनमें से मार्च 2022 में आगरा को सबसे ज्यादा, आगरा के ताजमहल को सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया, ठीक, कितनी बार, 14 लाख बार। जितनी भी धरोहर हैं 1154, वो 2022 में, पर्टिकुलर 2022 के मार्च मंथ में सबसे ज्यादा। इनको सरसरी निगाह से आप देख लीजिए, ज्यादा इतनी महत्वपूर्ण नहीं, पर जीके के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इनको मेंशन कर दिया इसमें। ज्योति आगमे, ठीक है, ये ज्योति आगमे क्या है, दुनिया की सबसे छोटे कद की महिला, इनकी लंबाई कितनी, 24.7 इंच, 24.7 इंच की महिला है, दुनिया की सबसे छोटे कद की महिला। एंटीलिया, एंटीलिया से ही आप समझ गए होंगे क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे महंगा निजी घर है, ठीक है। निजी घर की बात करें तो सबसे महंगा, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे महंगा निजी घर कौन सा, एंटीलिया। और यह कितने फ्लोर का है, 27। और यह है किसका, मुकेश अंबानी का मुंबई में स्थित आवास। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये टीवी सीरियल है और सबसे लंबा चलने वाला शो है, ठीक है। 3500 एपिसोड इसके पूरे हो चुके हैं इस रिकॉर्ड के अनुसार। और कुछ महत्वपूर्ण, जलपरी की सबसे बड़ी मूर्ति, इसमें भी भारत का स्थान है और ये बहुत ही पुराना, 1937 से रिकॉर्ड सुरक्षित है। भारत के जो मूर्तिकार हैं, अब नहीं है, कनाई कुन्ही रमन ने इसे बनाया था। 87 फीट लंबाई की जलपरी है, केरला में समुद्री तट पर एक स्थल है शंकुमुगम, वहां पर, और तिरुवनंतपुरम, ठीक है, ये दो चीजें आप याद रखिए, केरल, तिरुवनंतपुरम, शंकुमुगम। क्लियर। तो जलपरी की सबसे बड़ी मूर्ति के मामले में भी गिनीज बुक रिकॉर्ड धारी भारत ही है। नागा रेजिमेंट की बात करें तो 3 नागा यहाँ चर्चा में है, ठीक है। नागा रेजिमेंट के अंतर्गत, एक रेजिमेंट के अंतर्गत कई यूनिट्स होते हैं, उसमें जो तीसरी यूनिट है नागा 3, ठीक है, वो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड पाने के कारण चर्चा में आ गई, ठीक है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। और शानदार सैन्य सेवाओं और अदम्य साहस के प्रदर्शन के लिए अवार्ड दिया जाता है। राष्ट्रपति सम्मान, इस ये राष्ट्रपति, चूंकि प्रेसिडेंट कलर, ठीक है, ये अवार्ड क्या है, राष्ट्रपति सम्मान है, राष्ट्रपति पदक है, तो इसे निशान नाम से भी जाना जाता है। अब निशान कम पॉपुलर है, ठीक है, अब क्या बोला जाता है, इसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड ही बोला जाता है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड भारत के राष्ट्रपति देते हैं और उनकी अनुपस्थिति में, जैसा इस बार रहा, सैन्य अध्यक्ष देते हैं। इस बार सैन्य अध्यक्ष मनोज पांडे ने इसे प्रदान किया है भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। तो नागा रेजिमेंट आप देख लीजिए कौन से, 3 नागा रेजिमेंट के अंतर्गत 3 नागा को अवार्ड मिला है। तो ये रही आज की महत्वपूर्ण घटनाएं जो निश्चित रूप से आपको लाभ प्रदान करेंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।